हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी कोड में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस जो है ना बच्चों, आप लोगों का जो आपका फर्स्ट जिसका नाम है भारत के संविधान सिद्धांत और व्यवहार, और जो दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत, इसकी कंप्लीट एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस आपके बात की जाए, इस वीडियो में आप लोगों के बच्चों 200 एमसीक्यूज ना कराने वाला हूँ। कंप्लीट एमसीक्यूज रहने वाला है, पूरा पूरा कंप्लीट आप लोगों का इसमें सिलेबस हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी एमसीक्यूज बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो प्रॉपर इस वीडियो को हम लगभग 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। 4 पार्ट में लगभग 50-50 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। तो हमारा पहला अगर बात की जाए इसमें, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है बच्चों इसके अंदर एमसीक्यूज का कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को पता है भारतीय संविधान, ठीक है ना। भारत के संविधान के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों राजेंद्र प्रसाद जो थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के क्या थे बच्चों? स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी देखा जाए बच्चों तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन यानी ख ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि कठोर संविधान से क्या समझते हैं, यानी कठोर संविधान का बच्चों मतलब क्या होता है। कठोर संविधान आपने पढ़ा भी होगा बच्चों। संविधान दो प्रकार का होता है, एक होता है कठोर संविधान और एक होता है लचीला संविधान। अगर हमारे संविधान में आसानी से बदलाव हो सकते हैं तो उसे हम लचीला संविधान कहते हैं, और अगर हमारे संविधान में आसानी से बदलाव नहीं होते हैं तो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं। तो यानी जिसमें सरलता से संशोधन नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आप सभी को पता है भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। जो भारत का संविधान जो था बच्चों, एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। इस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 कहाँ के थे बच्चों? ब्रिटिश प्रांत के थे, है ना, जहां डायरेक्टली अंग्रेजों का शासन था। 4 जो थे बच्चों वो चीफ कमिश्नर थे, और 93 क्या थे बच्चों? देसी रियासतों से थे, ठीक है। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के पश्चात मुस्लिम बहुत सारे नेता क्या पाकिस्तान चले गए, जिसके कारण इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 बच गई, और 299 में से 284 सदस्यों ने क्या किया था? भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका 284 यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों आप लोगों की किताबें होती है, तो किताबों में हर वाइज क्या होता है? टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। इसी तरीके से भारत का संविधान भी क्या है? कई सारी सूचियों में बटा हुआ है। प्रारंभ में भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान आप सभी को पता है भारतीय संविधान द्वारा या हमारे संविधान के द्वारा व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान द्वारा लोगों को दिए गए हैं, है ना। पहले 7 थे लेकिन अब 6 हैं। जो 7वां मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार बच्चों एक आर्थिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 78 में हटा दिया गया, ठीक है। 1978 में क्या किया गया था? हटा दिया गया था भारतीय श्रेणी से, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका जो आपका हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है बच्चों? संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण की विधि है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि संविधान का कौन सा प्रावधान ऐसा था जो बिना किसी वाद विवाद के या बिना किसी बहस के पारित हो गया था? तो वो था बच्चों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? भारत का वह प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र अगर देखी जाए 18 वर्ष है, वो मतदान कर सकता है। इसी को कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इसका उल्लेख आर्टिकल अगर देखा जाए तो बच्चों 326 में किया गया है। 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संविधान में व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया भारतीय संविधान द्वारा व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था बच्चों? तो आप सभी को याद ना बच्चों, भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है ना, वो कैबिनेट मिशन के सदस्यों द्वारा किया गया था। मतलब जो कैबिनेट मिशन जो आया था ना भारत में, ठीक है, किसी के सुझाव के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। ये 3 स्तरीय सदस्य थे और ये 1946 में आया था। ठीक है, 1946 में इसी के कुछ सुझाव के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय जैसे अगर बात की जाए संविधान सभा की प्रकृति कैसी है बच्चों? तो संविधान सभा की प्रकृति स्वेच्छाकारी है, यानी सब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है कि अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, जो अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? पहले तो समझते अविशिष्ट शक्तियां होती क्या है। आपने संघवाद चैप्टर तो पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा, उसमें बता रखा है, मैंने समझाया भी, वीडियो भी अपलोड है, उसमें मैंने आपको बताया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियां होती हैं ये सूचियों में बटी होती है। जिनमें से कौन कौन सी सूची होती है बच्चों? पहला आता है संघ सूची, संघ सूची को केंद्र सूची भी कहा जाता है। दूसरा आता है बच्चों राज्य सूची। तीसरा आता है बच्चों समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची। और चौथा आता है बच्चों अविशिष्ट सूची, जो अविशिष्ट सूची। इस तरीके से 4 सूचियां होती है। 97 विषय संघ सूची के विषय में आते हैं, यानी अर्थात 97 विषय ऐसे होते हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार ही क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। और 66 विषय ऐसे होते हैं जिस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। 47 विषय ऐसे होते हैं जिस पर केवल कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है। लेकिन अगर विवाद हो जाए ना बच्चों इन लोगों में, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है ना। और अविशिष्ट सूचियों में साइबर क्राइम आता है, इसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है ना। और इस प्रावधान को कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से इस प्रावधान को लिया गया है। तो इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के बच्चों भाग 3 में, जो भाग 3 है, इसमें क्या किया गया बच्चों? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल डैश मौलिक अधिकारों का वर्णन, मतलब इधर जो गैपिंग थी, यानी 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में दिया गया या जोड़ा गया? तो बच्चों 86 यानी 86 संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जो 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये 2002 में हुआ था बच्चों। इसी के अंदर क्या किया गया था? शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में जोड़ा गया था। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि हमारे मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेदों में दिए गए, यानी हमारे जो हमारे मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो कितने अनुच्छेदों में किया गया है?
तो ऑप्शन जैसे कि 12 से 32, 14 से 35, 14 से 32 और 12 से 35 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 14 से 32 तक क्या किया गया है, हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को समझाया भी, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि संपत्ति का अधिकार क्या था बच्चों, एक आर्थिक अधिकार था। ठीक है, एक आर्थिक अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में भारतीय संविधान की श्रेणी से हटा दिया गया और आर्टिकल 300 ए में क्या कर दिया गया बच्चों, इसे रख दिया गया है। तो इसका जो है बच्चों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का रखवाला या संरक्षक किसे कहा जाता है। तो याद ना बच्चों, हमारे मौलिक अधिकारों का रखवाला या संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति के कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मतलब किसी प्रकार का अगर देखा जाए शोषण होता है, तो इसमें क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के अंतर्गत क्या होता है, जो प्रमुख जो रीट होते हैं या आदेश होते हैं, इसी के द्वारा लागू किए जाते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा, ये सारे के सारे रीट जो होते हैं बच्चों, आदेश, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय था इसीलिए लगाया, अगर उच्च न्यायालय रहता और सर्वोच्च न्यायालय रहता तो आपको उच्च न्यायालय में ऑप्शन लगाना है, याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों ही न्यायालय जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार क्या है, क्या ये न्याय योग्य है, क्या ये न्याय योग्य नहीं है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो बिल्कुल हाँ बच्चों, ये हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, न्याय योग्य होते हैं। अगर किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम इसके न्याय मांग सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, समानता के अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है। तो बच्चों हमारे संविधान में जो आपका समानता का अधिकार है ना, समानता के अधिकार के बारे में देखा जाए तो इसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 में किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को तो पता है, एक चीज याद रखिएगा कि चुनाव की बेसिकली क्या होती है, दो प्रणाली होती है। एक होती है सार्वधिक मत प्रणाली, सार्वधिक मत प्रणाली, ठीक है बच्चों, और एक होता है समानुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसे एफपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करती है, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, है ना, और इन सब के चुनाव क्या होते हैं, इसमें होते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है बच्चों, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सदस्यों का चुनाव होता है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को क्या कहा जाता है, इसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहा जाता है और इसे एकल संक्रमणीय सिद्धांत भी कहा जाता है। संक्रमणीय, इसे एकल संक्रमणीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये तीनों ही हो सकता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होगा, ऑप्शन लिखा रहेगा एकल संक्रमणीय सिद्धांत, तो आप लोगों को ये लगाना है। ठीक है ना, और ये अगर मतलब इजराइल जो है, इजराइल में भी इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो पहले तो आप समझ लो बच्चों, अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव जो आयोग है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, चुनाव आयोग की स्थापना। दूसरा, भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। ठीक है, तीसरा, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बच्चों, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में कौन है बच्चों, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के अभी क्या है बच्चों, चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। यानी इसका बच्चों आप लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुनिश्चित किया गया है किसे, यानी भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो आंख बंद करके लिख देना, मत लिखना आंख बंद करके। मतलब भारत के चुनाव आयोग के पास क्या है बच्चों? चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है और वो स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या करता है? चुनाव कराता है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, वोट का अधिकार क्या है? वोट का मतलब क्या होता है? तो वोट का मतलब, वोट का अधिकार क्या है बच्चों? एक वैधानिक अधिकार है हमारा, जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों कि चुनाव विवादों को कहाँ चुनौती दी जा सकती है? यानी जो चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनको कहाँ चुनौती दी जा सकती है? तो चुनाव आयोग के पास। ठीक है ना? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन और कारण देखो समझते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, संसद द्वारा। दूसरा, चुनाव आयुक्त किसी के दबाव में काम नहीं करता है। हाँ बच्चों, चुनाव आयुक्त जो होता है वो किसी के दबाव में काम नहीं करता है और चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। दोनों में क्या कोई संबंध है? हाँ तो बिल्कुल, एक में चुनाव के बारे में बता रखा, एक में हटाया जा रहा है, थी जरूर इसके अंदर क्या है? संबंध है। यानी इसका ए ऑप्शन जो है बच्चों वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों ही सत्य है और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भारत के लोग सीधे अपना प्रधानमंत्री चुन सकते हैं? ना बिल्कुल नहीं। क्या भारत के लोग सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकते हैं? नहीं, हम एमएलए का चुनाव करते हैं। ठीक है। दूसरा है आर, प्रधानमंत्री को की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ बिल्कुल बच्चों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है या की जाती है। यानी इसमें होता क्या है, वो लोकसभा में देखेगा कि सबसे बहुमत सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट कर रहा है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन याद रखना बच्चों, राष्ट्रपति के पास इतनी भी पावर होती है, अगर वो लोकसभा में किसी व्यक्ति पर बहुमत नहीं है फिर भी वो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। और ऐसा हुआ भी था, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल 13 दिनों तक था। सबसे कम कार्यकाल वाले जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है। तो यानी इसके अंदर बच्चों ए सही है और आर गलत है। ठीक है। तो आपका इसमें डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आंख बंद करके लिख देना चुनाव आयोग। ठीक है, मत लिखना आंख बंद करके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कि जब 5 साल के बाद चुनाव होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों जो 5 साल के बाद चुनाव होते हैं उसे आम चुनाव कहते हैं। जैसे भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति जब मतदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है? 18 साल का हर व्यक्ति अगर वोट डालता है, वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो 18 साल का हो तो चल भाई वोट डालने चला गया, नहीं, उसके प्रॉपर वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, मतदाता सूची में उसका नाम भी होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, जिसका वर्णन अभी मैंने आपको बताया 326 आर्टिकल में किया गया है। और हर देश में वोट डालने की उम्र क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे भारत में पहले वोट डालने की उम्र क्या थी बच्चों? 21 साल थी। लेकिन 1989 में क्या किया गया? 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, और भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, और अलग अलग देशों की मतदान की आयु अलग अलग होती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। लोकसभा या राज्यसभा, प्रश्न है बच्चों कि लोकसभा या राज्य विधान चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर हमें लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना है
तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों आप लोगों की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। याद रखिएगा 25 साल, 20 साल किसी की नहीं होती है। 35 साल किसकी होती है बच्चों? राष्ट्रपति की, ठीक है, और उपराष्ट्रपति की, ठीक है, और राज्यपाल की। इन सब के लिए क्या है, उम्र कितनी चाहिए बच्चों? 35 साल, ठीक है। और इसके साथ साथ 30 वर्ष किसकी होती है बच्चों? राज्यसभा की। यानी राज्यसभा का अगर किसी को सदस्य बनना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल। तो इसका आप लोगों का जो प्रश्न है बच्चों, इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डैश की स्थापना संविधान में अनुच्छेद 224 में किया गया है। तो बच्चों ये आर्टिकल गलत है, मतलब इसका नहीं है, ये 324 है, ठीक है। और इसका किसमें? चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के निर्माण के बारे में बताया गया कि चुनाव आयोग का निर्माण किस प्रकार होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा प्रश्न है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जहां लोग एक साथ मिलकर क्या करते हैं? कानूनों को बनाते हैं, ठीक है, उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे प्राचीन यूनान के जो नगरों में जो लोग होते थे वो एक साथ मिलकर एक जगह बैठकर क्या करते थे? कानूनों को बनाया करते थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन क्षेत्रों में होता है जिनकी जनसंख्या कम होती है, जिनका क्षेत्रफल कम होता है, उन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और अगर बात की जाए हमारे इधर भारत में तो ग्राम सभा का जो चुनाव होता है एक तरीके से वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? अभी मैंने आप लोगों को बताया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है बच्चों? इजराइल में अपनाई जाती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित होती हैं? तो बच्चों 131 सीटें जो होती हैं वो अदर SC ST OBC के लिए क्या होती है? आरक्षित होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसमें है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब घटाई गई? 1989 में। कौन सा अमेंडमेंट था? कौन सा संशोधन था? तो वो था 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 21 से 18 कर दी गई थी वोट डालने की उम्र। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि भारत में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया किस आधार पर होती है? तो आयु के आधार पर होती है। हर चीज की अलग अलग आयु निर्धारित की गई है। अब किसी को राष्ट्रपति बनना है तो ऐसा नहीं हो 12 साल का है 15 साल का राष्ट्रपति बनने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए निश्चित आयु चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि आदर्शात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या होता है? तो राष्ट्रपति क्या होता है बच्चों? वह क्या होता है? वैसे तो इसमें बताओ, इनमें से मुझे नहीं लगता कोई भी है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसमें हाँ ये हो सकता है, ये आप बता सकते हो, ये वाला ऑप्शन सही है कि वो राज्य और सरकार दोनों का ही क्या होता है? प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्योंकि ये व्यवस्था कहाँ है बच्चों? USA यानी अमेरिका में है। अमेरिका में देश और सरकार का दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव वहां क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है और वो संसद या विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है। तो इसका जो है आप लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि प्रधानमंत्री को पद के लिए निर्धारित आयु कितनी है? अभी मैंने बताया प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु हमारी कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो देखो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है बच्चों वो क्या है? लोग जैसे ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों की एकजुटता पर आधारित, दूसरा लोकसभा के सदस्यों की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित, मंत्री परिषद की एकजुटता पर आधारित, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बच्चों होगा वो लोकसभा सदस्यों की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि राष्ट्रपति पद को हटाने या राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए क्या अपनाया जाता है बच्चों? महाभियोग जो विधि है वो अपनाई जाती है। महाभियोग
जिसमें लोकसभा की अगर बात की जाए, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, इनमें अगर 2/3 बहुमत होता है तब उस स्थिति में राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन ये विधि काफी लंबी होती है, इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है। अभी मैंने आप लोगों को बताया अमेरिका में आदेशात्मक शासन प्रणाली है, भारत में कौन सी है, संसदात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट अभिकथन और कारण वाला है, जिनमें से पहला इसमें है कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को सुनिश्चित किया गया था, गलत है। दूसरा, मंत्रिपरिषद के कार्यस्तर के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका इसमें डी हो जाएगा, इसका डी सही रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्तित्व पूजा की का खतरा बना रहता है। दूसरा, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में उत्तरदायित्व को अपेक्षा स्थायित्व पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए इस पीडीएफ का एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है कि भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति कौन करता है, मतलब किस प्रकार से लोक, यानी यूपीएससी आप लोगों ने सुना होगा, यूपीएससी के बारे में लोक लेखा समिति कहते थे। तो इसमें क्या होता है, चुनाव किस आधार पे होता है, व्यक्ति की दक्षता और योग्यता के आधार पे होता है कि वो कितना दक्ष है और योग्य है, क्योंकि उसमें लिखित परीक्षा की जरूरत होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होता है बच्चों कि संसद और इसमें क्या होता है बच्चों, संसद और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो गवर्नर या राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। कहीं कहीं आप लोगों को केंद्र भी लिखा रहेगा, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है वो क्या ऑप्शन के बेस पे आपको बताना है। अगर ऑप्शन में बोल रखा है कि जैसे कि इसमें राष्ट्रपति नहीं है, केंद्र है, तो आपको केंद्र सरकार के अंदर लगाना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बच्चों, तो उसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है, जैसे कि 5 साल के लिए होता है। ठीक है, किसी से 5 साल का होता है, किसी 6 साल का होता है, जैसे प्रधान। ठीक है, तो ये सारे सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो चलो स्पेशल ये वन करती है लाइक बनाना पूछ रहे हो तू कि बाकी कंसों का ऊपरी कबूत क्या कहलाता है, यानी बाकी कंसों के 2 कदम ये है, बातें कंसों के 2 कदम होती है बच्चों, लेके तो ऊपरी सदन को लोकसभा और मतलब ऊपरी सदन जो होता है सॉरी राज्यसभा होती है, और निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने दिन तक रोका जा सकता है। तो धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है, याद ना। और धन विधेयक या वित्त विधेयक जो है वो सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। और याद ना, आपने ये तो पढ़ा होगा वीटो पावर और वीटो पॉकिंग, कि अगर उसे किसी भी कानून में कोई कमी लगती है तो दोबारा भेज सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा बिल है जिसे वापस नहीं कर सकता। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत अमेरिका के द्वितीय सदन का नाम क्या है। तो अमेरिका के दूसरे सदन या द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। चलो अभिकथन और कारण वाले देख लेते हैं कि भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक व कम जनसंख्या वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। हाँ बच्चों बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि 10 लाख जो लोग हैं जब वोट देते हैं तो कितनी सीटें बनती है बच्चों, 1 सीट बनती है। तो इसका तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा, भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में समान सीटों को आवंटित किया गया ना, बिल्कुल